चलो उस दिन हम लोगों ने ग्रेचुटी पढ़ा था कि कितना कितना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी मिलेगा। तो दो कैलकुलेशंस हम लोगों ने पढ़ी थी, सीजनल और नॉन सीजनल। सीजनल में भी दो पढ़े थे, एक तो मंथली वेजेस कितनी रहेगी और एक पीस रेटेड वाले पे कितना रहेगा। ठीक है, अभी और दोनों की कैलकुलेशन भी हम लोगों ने पढ़ ली थी, राइट। अभी देखो उसमें दो चीजें, एक तो नोट नंबर 1, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी शेल बी 20 lakhs। किसी भी केस में ग्रेचुटी 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझो, ग्रेचुटी पेबल, राइट, जो भी आपकी एक्चुअल आ रही है शेल बी लेस देन और इक्वल्स टू एक्चुअल अमाउंट एज कैलकुलेटेड और 20 lakhs विच एवर इज लोअर। बिल्कुल सिंपल समझो, लोअर लेना है आपको एक्चुअल और जो कैलकुलेट कर आई। यानी अगर एक्चुअल अमाउंट 20 लाख से ज्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम 20 मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट 20 से कम ही आ रहा है तो फिर एक्चुअल अमाउंट मिलेगा। तो दोनों में से जो भी लोअर हो वो, इन शॉर्ट 20 लाख से ऊपर ज्यादा ग्रेचुटी नहीं देनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अमाउंट ऑफ वेजेस शेल नॉट इंक्लूड बोनस और ओवर टाइम वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है ना, हम लोग जो ग्रेचुटी का ऊपर कैलकुलेशन करके आए वो कॉपी में सारा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? कौन सा वाला? नहीं, ये रह गया बस, बाकी सारा कर लिया आपकी कॉपी में। नया वाला मतलब? नहीं नहीं, परसों की क्लास वाला अपडेटेड है कि नहीं है वो बताओ। क्यों? मैंने कहा था ना क्लास में आपको अपडेट करके जाना है, यहां से बोला था ना उस दिन। ये तो घर जाके करोगे। आपकी कॉपी में बस इतना से छूटा है, बाकी सारा हो गया। आपकी कॉपी परसों वाला रह गया है, क्यों यार? फिर जब तुमको उस दिन जब मैं कह रहा था नोट डाउन करो तो तुम चले गए उठ के, तुमने कहा नहीं हम कर लेंगे घर पे। फिर घर से करके लेकर आते ना, जब तुम लोगों ने बोला था कि हम घर से लेकर आएंगे तो लेकर आते। फिर आपने करा दीदी? नहीं, कैलकुलेशन वाला मतलब एग्जाम्पल। हाँ, आपका पीछे। भाई तुम लोगों को कैसे करना है मुझे बता दो, या तो मुझे बोलो कि हम लिखेंगे या तो बोलो नहीं लिखेंगे। आकाशी आपने नहीं लिखा या लिख लिया? लोकेश्वर वीडियो तो बेटा फिर वो आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी तरफ से तो एज सच और भी बच्चों से मैं पूछ लेता हूं। लोकेश्वर एंड अनिश, क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ एक बार। वॉइस क्लियर नहीं आ रही? नहीं, क्या वीडियो लैग कर रहा है क्या वीडियो? बेटा ऑडियो वीडियो लैग कर रहा है क्या? एक बार टाइप कर दो अगर ऐसा वो बोल रहे हैं। उनके पास नहीं जा रही आवाज? नहीं, वो जा रही है, लैग हो रही है, धीरे धीरे जा रही है, लैग कर रही है। नोट सब कंप्लीट है जी सर, लैग कर रही है आवाज। तो बेटा फिर वो इंटरनेट का इश्यू है, इंटरनेट की वजह से हो रहा होगा। बाकी हमारे पार्ट पे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपर्ली। वो इंटरनेट हो सकता है आपके पार्ट पे, हो सकता है हमारे पार्ट पे भी हो सकता है कि शायद इंटरनेट की स्पीड उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो अभी 1-2-5 मिनट में रिज्यूम हो जाएगा। अगर जैसे नेट की स्पीड आएगी ना तो रिज्यूम हो जाएगा। और हाँ, ब्रेक भी हो रही है बीच में, है ना। 2-5 मिनट और वेट करो, अगर नेट की कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो वो शायद हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आज का टाइम दे रहा हूं मैं, कल तक ही सारा अपडेट होना चाहिए, इंक्लूडिंग आज का मिलाकर, आज का मिलाकर। तो ग्रेचुटी के अमाउंट में बोनस एंड वेज ओवर टाइम हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि ग्रेचुटी जो हम निकालते हैं वो लास्ट जो ड्रॉन सैलरी होती है उस पर लेते हैं। अब देखो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो भी होगी वही आपके वेजेस का ग्रेचुटी का सिस्टम बनेगा आगे। इसको रख दे बेटा, कुछ काम की नहीं है किताब, ये बहुत पुरानी है। ठीक है, अब मान लीजिए पिछले महीने, यानी जिस महीने में आप रिटायर हुए उससे पिछले महीने में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपने सोचा ओवर टाइम कर लेता हूं, और ओवर टाइम कर लूंगा तो वेजेस ज्यादा आएगी, तो आपने ज्यादा वेजेस ले ली। अब ज्यादा वेजेस विड्रॉ करी तो ग्रेचुटी ज्यादा बन गई। तो हर आदमी यही करेगा। फिर हम लोग आपको ग्रेचुटी दे रहे हैं जो आपकी रेगुलर सैलरी आती थी उसके हिसाब से, और तरीका वही सही है ना, जो आपकी रेगुलर एक सैलरी आती थी उसके हिसाब से आपको मिलनी चाहिए ग्रेचुटी, टेक्निकली अगर बात करें। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, बाई चांस अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सिस्टम थोड़ा गड़बड़ है। इसीलिए हमने बोला कि भैया ओवर टाइम अगर किसी ने करा तो वो आपकी वेजेस में नहीं जुड़ेगा। पैसा ले लो आप,
वो तो पैसा तो देंगे। ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए जो ओवर टाइम वेजेस है वो नहीं जोड़ना। यानी अगर मान लीजिए आपकी पिछले महीने, जैसे आप मार्च में रिटायर हुए और फरवरी में जो आपकी सैलरी थी वो सैलरी थी आपकी 50,000 फॉर एग्जांपल, लेकिन ओवर टाइम करने की वजह से सैलरी हो गई आपकी 75,000, तो हम 50 ही पकड़ेंगे, 75 दे देंगे आपको, फरवरी की सैलरी 75 ही देंगे, पर ग्रेचुटी की कैलकुलेशन के लिए कितना पकड़ेंगे, 50,000। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि वरना ऐसे तो हर आदमी यही करेगा यार, एक महीने तो एक्स्ट्रा काम करना है, एक महीने एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो जीवन भर के लिए फायदा हो जाएगा, तो हर आदमी ऐसे करेगा, फिर ये तो गलत फायदा हो गया ना यार। बस आखिरी के एक महीने, क्योंकि उसी सैलरी के बेसिस पर आप ग्रेचुटी निकालते हो, इसीलिए इसी तरीके से अगर बोनस वगैरह मिला है कोई तो वो भी शामिल नहीं करना है। यानी जो नॉर्मल आपकी रैकरिंगली आपकी सैलरी बनती थी वो, ये जो ओवर टाइम या बोनस है ये क्या होता है, ये एबनॉर्मल आइटम है, एक्सेप्शनल आइटम होते हैं, और एक्सेप्शनल आइटम को ग्रेचुटी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, राइट। मुझे लगता है कि ये बात तो अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते तो भी अपने आप में बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि यार ये शामिल नहीं किया जा सकता। आखिरी 3 महीने में किस तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, अरे तो 3 महीने का तभी तो देखते जब पीस रेटेड होता है, नॉर्मल वाले में थोड़ी ना देखते हैं, पीस रेटेड में देखते हैं 3 महीने का, पहली चीज। तो दूसरी बात, पीस रेटेड में भी मैंने आपको कहा था एवरेज पकड़ना है, और उसमें भी अगर आपने ओवर टाइम मना करा है हमने, पीस रेटेड वाले में ओवर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, पीस रेटेड वाले में ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वो तो नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से, नंबर ऑफ पीसेस आप बनाओगे उतना मिलेगा, आप चाहे 2 घंटे काम करो चाहे 10 घंटे काम करो। उसमें अगर आपने लास्ट के 3 महीने में खींच दिया, हाँ तो बेनिफिट मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा पीस रेटेड में। हाँ तो उसमें ओवर टाइम नहीं है ना, वो जिसको आप ओवर टाइम समझ के करो ओवर टाइम नहीं है, वो तो वेजेस ही है नॉर्मली, पीस रेटेड में ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इसलिए पीस रेटेड मालूम है क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयर होता है वो नंबर ऑफ आवर्स फिक्स कर देता है कि भैया फैक्ट्री सुबह 10 से 5 ही खुलेगी। अब तुम सोचो कि यार मैं 10 से रात को 10 तक खुल करोगे तो तब ना फैक्ट्री खुलेगी, और तुम्हारे लिए फैक्ट्री खुलेंगे नहीं, ये करना पड़ता है। सारे चालक होते हैं, चक्कर क्या है, सब रोटी खाते हैं, तो सारे चालाक, एम्प्लॉय भी चालाक है, वो सोच रहे बोले 3 महीने में लास्ट में बढ़िया काम खींच लूंगा। हाँ तो खींच क्या, मतलब 8 घंटे तो कर लोगे, उसमें जितना खींच सकते हो खींच लो, उसमें जितना खींच सकते हो खींच लो बस, और उसमें खींच गए तो मिल जाएगी सैलरी, राइट। और वो कभी खींचेगी नहीं क्योंकि 8 घंटे तो आप रेगुलर वैसे ही काम कर रहे थे, तो कितना बढ़ा लोगे, 10-20% ही बढ़ा पाते हो, ज्यादा नहीं। चलो, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इस क्या हो गया, अब आओ नीचे नोट, इफ एन एम्प्लॉय इज गवर्न बाय एनी अदर स्कीम इन विच बेनिफिट इक्वल टू और मोर देन अबव बेनिफिट, that is benefit of gratuity under gratuity act will not applicable to them। छोड़ दो इसको, सिंपल भाषा में समझो, फिर दोबारा पढ़ेंगे इसको। आज आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्मी में हो आप, है ना, क्या बोलते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में या आर्म्ड फोर्सेज में हो। अब आर्म्ड फोर्सेज के अपने अलग नियम चलते हैं, उनके ऊपर ये ग्रेचुटी पीएफ ईएसआई नहीं लगता, उनके अपने अलग जो है ना लेवल्स ऑफ बेनिफिट है, एंड दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द बेनिफिट्स अवेलेबल टू अ नॉर्मल एम्प्लॉय, जो कि होने भी चाहिए। आर्म्ड फोर्सेज में है तो दे हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट रिस्क, राइट। दे एक्चुअली बहुत सारी चीजें दे यूज टू सेक्रीफाइस, दे सेक्रीफाइस देयर सोशल लाइफ, दे सेक्रीफाइस देयर फैमिली लाइफ, दे सेक्रीफाइस देयर लाइक नंबर ऑफ थिंग्स, दे कैन नॉट सी देयर चिल्ड्रन ग्रोइंग, तो कितना अपने आप में सेक्रीफाइस है, तो उनके बेनिफिट्स बहुत अलग होते हैं। इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी उनके बेनिफिट्स अलग होते हैं, मालूम है, आफ्टर रिटायरमेंट उनकी पोस्ट भी बढ़ती रहती है। ये सिर्फ आर्मी में होता है और कहीं नहीं होता, मतलब इन द आर्म्ड फोर्सेस में। इवन अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, शहीद हो गया बेसिकली, तो भी रैंक बढ़ती रहती है, ये पता है आपको। यानी अगर वो कैप्टन से था पोस्ट पे, जब वो उसकी डेथ हुई, तो डेथ के बाद भी उसके प्रमोशन होते रहेंगे, डेथ के बाद भी प्रमोशन, कैप्टन से जो भी ऊपर की रैंक होती है, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट से ऊपर, फिर वो बढ़ता रहेगा, समझे आप। क्यों, उसी हिसाब से सैलरी भी बढ़ती रहती है, सैलरी मतलब पेंशन, तो जो पेंशन लेफ्टिनेंट को मिलती है वो मिलेगी। ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेज में होता है, बाकी जगह नहीं होता है। बाकी जगह तो जिस पोस्ट से आप रिटायर होते हो उसमें जो ग्रेचुटी आपकी बनती थी, जो पेंशन बनती थी, वही मिलती, तो उनके बेनिफिट्स टोटली डिफरेंट है। अब उनको अगर ग्रेचुटी के जैसा ही कोई दूसरा बेनिफिट मिला हुआ है बाय द ग्रेचुटी नेम और बाय एनी अदर नेम, राइट, और उसमें जो अमाउंट आपको मिलेगा वो इस वाले एक्ट में मिलने वाले अमाउंट से ज्यादा है, तो फिर आपके ऊपर ग्रेचुटी एक्ट नहीं लगेगा, राइट। अब सिंपल लॉजिक है, अरे तुम्हें तो मतलब पैसे से है ना यार, मतलब तो बेनिफिट से है ना,
ग्रेचुटी एक्ट के अंदर बेनिफिट मिले इससे मतलब है, या बेनिफिट मिले इससे मतलब है? बेनिफिट मिलने से मतलब है। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हें किसी और स्कीम में पैसा मिल रहा है तो? हां, अगर तुम्हारे ऊपर जो एक्ट लग रहा है या तुम्हें जो भी ग्रेचुटी की जगह मिल रहा है बेनिफिट, वो बेनिफिट इस वाली ग्रेचुटी एक्ट में जो ग्रेचुटी मिलती है इससे कम आ रहा है, तो तुम क्लेम कर सकते हो कि सर हमारे ऊपर ग्रेचुटी एक्ट लगाओ। फोकट में उंगली करने का कोई सेंस नहीं निकलता ना यार। अरे तुमको आर्म्ड फोर्सेस एक्ट में लिखा हुआ है कि भैया अगर किसी भी व्यक्ति का रिटायरमेंट होता है या सुपर एनिवेशन होता है या डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो हम लोग उस केस में इसको इतना पैसा देंगे, ठीक है। अब वो जो पैसा है ग्रेचुटी की जगह, वो पैसा ग्रेचुटी एक्ट में मिलने वाली ग्रेचुटी से ज्यादा ही है, तो तुम क्यों उंगली कर रहे हो मुझे ग्रेचुटी एक्ट मिलाओ, ग्रेचुटी एक्ट मिलाओ? अरे तुम्हें पैसा दिया ना भाई, बेनिफिट दिया ना, देन ग्रेचुटी एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। आई बस समझ में? नहीं आई? आ गई ना? सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। चलो आगे आओ। यहां तक कोई दिक्कत अगर है तो एक बार ऊपर का देख लो आप कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, कल तो तुम देख कर आए नहीं होंगे, कल पढ़े नहीं होंगे घर जाके, परसों पढ़े नहीं होंगे, ये तय है। हाँ सब में है ये, इसका पीस रेटेड से कोई नहीं। 20 लाख कुछ सालों में? मतलब ग्रेचुटी तो रिटायरमेंट में मिलेगी ना, कुछ सालों में कैसे? मतलब समझा नहीं मैं। उससे क्या लेना देना, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मतलब। हाँ मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख रुपए। कोई सी भी मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई पोस्ट होती नहीं, उसको भी 20 लाख ही मिलेंगे। कोई भी पोस्ट मतलब कोई भी, मतलब कोई भी। अब कोई भी में आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शामिल नहीं हो रहा है? जो होगा होगा, लॉ तो लॉ होता है, ये तो लिमिट तो फिक्स करनी पड़ेगी ना। कल को तो तुम 250 करोड़ मांग लोगे ग्रेचुटी में, तो एम्प्लॉयर कह रहा है बोले ठीक है ताला लगा देता हूं और खुद को बेच जाता हूं कहीं, क्योंकि इतनी ग्रेचुटी तो मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मुझे खुद को बेचना पड़ेगा तभी ग्रेचुटी दे पाऊंगा इतनी, तो मैं तो लिमिट तो लगानी पड़ेगी ना कहीं तो यार, कुछ तो लिमिट लगानी पड़ेगी ना उसमें। जो है उसमें मतलब क्यों ऐसा वो लग रहा है, कंफ्यूजन क्यों लग रहा है किसी? नहीं फायदे नुकसान की बात नहीं है यहाँ, यहाँ बात है एक एम्प्लॉयर को रिलैक्सेशन देने के लिए। एम्प्लॉय के बारे में सोचा तो एम्प्लॉयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? कल को तो मर जाएगा एम्प्लॉयर, और एक एम्प्लॉय थोड़ी ना है। आप हमेशा दूसरा पर्सपेक्टिव भी दिमाग में रखो, एम्प्लॉय के अलावा एम्प्लॉयर वाला भी पर्सपेक्टिव दिमाग में रखो। एम्प्लॉयर का भी सोचना है, वरना ताला लगा देगा, धंधा बंद कर देगा। अभी तो तुमको 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, कल को 100 लोगों को बेरोजगार कर देगा, फिर सरकार की चिंता। आज अगर आपने एक्ट बनाते समय एम्प्लॉयर के बारे में नहीं सोचा तो तुम्हारा ही नुकसान है, एम्प्लॉयर के कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कल लगाए आज लगाएगा ताला। नहीं करना भाई साहब धंधा। क्यों? क्योंकि पूरे साल भर धंधा करके 15 लाख कमा रहा हूं, नौकरी करके 18 लाख कमा लेता, इतना हेडेक लूं, टेंशन लूं तो भी क्या कमा रहा हूं 15 लाख, और वहां नौकरी करता 18 लाख मिलता, तो भाड़ में क्या धंधा। अभी मैं 100 लोगों को रोजगार देता, अब सरकार की चिंता है कि 100 लोग बेरोजगार हो गए, इनको काम धंधा और अवेलेबल कराना है। और ऐसे अगर लाख 2 लाख भी बेरोजगार एम्प्लॉयर ने, जो हमारे भारत में कितने एम्प्लॉयर हैं वो तो आप लोग नहीं देखते। आप लोगों को एम्प्लॉयर में या किस कौन दिखता है? टाटा दिख रहा है, रिलायंस दिख रहा है, बिरला दिख रहा है, एल एन टी तो मत देखना, आजकल बड़ी खतरनाक कंपनी है भैया, 12 घंटे काम कराती है, 15 घंटे, वो छोड़ दो। तो छोटे छोटे एम्प्लॉयर देखो ना कितने होते हैं यार, किसी में 20 काम कर रहे हैं, किसी में 25 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 100 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 300 लोग काम कर रहे हैं, किसी में 50 लोग काम कर रहे हैं। ऐसे 1-2 हजार लाख नहीं, करोड़ों एम्प्लॉयर हैं, करोड़ों की संख्या में, लाखों में नहीं करोड़ों में, तब जाके 150 करोड़ की जनसंख्या पल रही है, वरना 150 करोड़ लोग भूखे मरे। तो वो बेचारा एम्प्लॉयर क्या करेगा? 50 एम्प्लॉय लेकर बैठा हूं, भाड़ में गया साला बिजनेस, मैं तो पहले क्या करूं, नौकरी कर लूं। तो उनका सोचना पड़ेगा ना यार। हमने कहा नहीं यार 20 लाख रुपए मैक्सिमम ग्रेचुटी। अब एम्प्लॉयर को अंदर से शांति, क्योंकि ये पैसा तो फूकट के इधर है, सैलरी तो है नहीं ना ये तो पैसा आप बिना काम करने के बदले में दे रहे हो, काम करने की तो सैलरी दे चुके आप, तो फोकट में दे रहे हो वो भी अनलिमिटेड। नहीं, नहीं करना, धंधा बंद, कल ही ताला लगाऊं, आज ही ताला लगा दूं। क्यों? यार मतलब ग्रेचुटी के लिए आप नौकरी छोड़ दोगे?
नहीं नहीं, इसको इसको समझ में नहीं आ रहा अभी, शायद कंफ्यूज हो रहा है। क्या समझा बता, समझ गया, बता क्या समझा। दूसरे 50 नुकसान है, इतना एम्प्लॉय चेंज करना कोई वो घर की खेती थोड़ी ना कि ये ससुराल और मायका थोड़ी उछल के कभी मायके में आगे कभी ससुराल में आगे, कभी मायके में कभी ससुराल में। अरे नौकरी है भाई, और दूसरी नौकरी में बेनिफिट सारे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 साल तो उस पर चला जाएगा, क्या नाम है, प्रोबेशन पीरियड में, वो गए तुम्हारी लीव सारी की सारी, अब क्या करोगे है। और नौकरी तुम एक जगह 20 साल करो या 5 साल 4 जगह करो, बात वही है, ग्रेचुटी का अमाउंट तो बराबर ही आना है, फर्क क्या पड़ रहा है। और ग्रेचुटी के लिए कोई नौकरी नहीं करता, नौकरी सैलरी के लिए करते हैं मेरे बेटे। हाँ, ग्रेचुटी तो ठीक है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, मिल जाती है, बाकी तो तुम तो यार सीधे 25-50 लाख के पैकेज पे लगोगे, तुमने कहाँ ग्रेचुटी में दिमाग लगाना है। तेरी नौकरी लगेगी 50 लाख रुपए पर ईयर के पैकेज में, तू कहाँ 20 लाख में दिमाग लगा रहा है यार। तू 5 जनों को ग्रेचुटी दे दे है, एक कंपनी खोलना तू तो अलग से, ये सब बेकार, L&T प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, बोले एक वीक में 18 घंटे काम कराऊंगा, 100 घंटे काम कराऊंगा, रोज के 18 घंटे। सोना क्यों, बोले सोने से क्या मिलता है, नींद है। अरे यार हमारी देश की है ये कह रहा है, बोले ऑफिस में केबिन मिलते हैं, हम रूम देते हैं, केबिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रूम, यही अटैच लैट बात, यही रूम है, यही रहना है 24 घंटे। घर कब जाना है, साल में एक बार, एक दिन के लिए, वो भी सिर्फ एक दिन में भी 12 घंटे के लिए, घर वालों को दिखा के आ जाओ मैं जिंदा हूं। होली दिवाली बोले यहीं पटाखे फोड़ो, बाहर 2 बम फोड़ कर आए, जब तक एक फाइल बना दी, फिर एक सूतली बम फोड़ कर आए, फिर फाइल बना दी। रंग बोले एक बार एक हरा गुलाल लगाया, फिर आ गए, फिर काम कर लिया, फिर फाइल बना दी। पतंगे बोले ऊपर से छत खुलवा देंगे है। हाँ, तेरी सैलरी 100 करोड़ से 200 करोड़, 200 से 500 करोड़, क्या दिक्कत है। चलो खैर, तो ये आपको ध्यान में रखना है ग्रेचुटी के प्रोविजन। अब आओ ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में वेजेस में क्या शामिल होगा। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बोनस नहीं आने वाला, ओवर टाइम नहीं आने वाला, वो तो नहीं आएगा। तो एक थोड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग ग्रेचुटी के लिए सैलरी आपकी पकड़ेंगे या जो वेजेस पकड़ेंगे उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है। देखो वैसे आप समझो, अभी हम अंदर कैलकुलेशन पकड़ लेते हैं, लेकिन एक छोटा सा क्या बोलते हैं टेक्निकल समझो आप, लॉजिकल कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो चीज नॉर्मल है वो सैलरी में लेना है, जो भी एबनॉर्मल है वो नहीं लेना है। ओवर टाइम एबनॉर्मल होता है, कभी भी रेकरिंग नहीं होता। बोनस कभी भी रेकरिंग नहीं होता, नहीं लेना। बोनस नहीं लेना, ओवर टाइम नहीं लेना, बात खत्म, राइट। तो जो एबनॉर्मल है वो हटा दो, जो नॉर्मली आपको हर महीने मिलता है वो लेना है। सैलरी, बेसिक सैलरी, डीए, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, पर्क्स मतलब परक्यूजिट्स, ये सब लेने हैं, राइट, क्योंकि हर महीने मिलते हैं। देखो बेसिक सैलरी लेना है, डीए लेना है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कहा जाता है हिंदी में इसको, और ये हर महीने मिलता है, ठीक है। परक्यूजिट्स, पर्क्स को यानी PERKS, पर्क्स, ये एक्चुअली एक वर्ड होता है परक्यूजिट्स, उसको शॉर्ट में पर्क्स बोला जाता है। ये आपको अभी जब आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे ना उसमें आएगा परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, देखो टैक्स का है तो टैक्स वाले टीचर आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो परक्यूजिट्स हर महीने मिलते हैं, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, वो लेना है। एम्प्लॉयर मे डिसाइड टू एक्सक्लूड, अगर एम्प्लॉयर चाहे तो हटा सकता है। ये एम्प्लॉयर कब हटाता है, जब कोई ऐसा परक्यूजिट आपको दिया जा रहा है जो परक्यूजिट आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक परक्यूजिट होता है हाई एल्टीट्यूड परक्यूजिट। हाई एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड समझते हो, ऊंचाई पे जाएंगे तो जितनी ऊंचाई पर आप नौकरी करोगे वो अलाउंस उतना ही ज्यादा मिलता है, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे आर्मी में लोग होते हैं। अब जितने टाइम तक आपकी सियाचिन पर पोस्टिंग है तो भाई साहब आपका हैवी अलाउंस मिलता है एक, यानी हर महीने आपकी सैलरी जो भी आ रही है, उसके अलावा जब तक आपकी पोस्टिंग वहां रहेगी तो अलग से हर महीने आपको एक अमाउंट मिलेगा, जो भी है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 25,000 रुपए। लेकिन जिस दिन आप हाई एल्टीट्यूड से नीचे आ गए अलाउंस मिलना बंद हो जाएगा आपको, सिंपल। तो वो रेकरिंग नहीं रहा ना, तो एम्प्लॉयर उसको हटा सकता है ग्रेचुटी की कैलकुलेशन में, वरना फिर उसको शामिल करो तो मालूम है क्या होगा। आर्मी का हर व्यक्ति बोल रहा है, बोले सर बस 1 महीने के लिए मेरे को सियाचिन भेज दो, 1 महीने।
1 महीने के लिए सियाचिन चले गए, परक्यूजिट मिल रहा है, अब ग्रेचुटी में शामिल हो जाएगा, तो हम नहीं कर सकते ना उसको शामिल। इसलिए अगर एम्प्लॉयर चाहे तो किसी परक्यूजिट को हटा सकता है अगर वो रेकरिंग नेचर का नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, एक्सक्लूड क्या करना है, देखो बोनस एक्सक्लूड करना है, नहीं ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं होता है रैकरिंग का। रैकरिंग मतलब आपकी सैलरी में लगातार आ रहा है, कितने सालों से आ रहा है का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसे कोई ईयर से नहीं देखा जाता। अरे रैकरिंग का मतलब नहीं समझते क्या? रिपीट मतलब जो लगातार हो रहा है। अब यार रैकरिंग कैसे, कल आप छोड़ दो सारी बातें, हम क्या कर रहे हैं, आप पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे हो, मैं जब आप रिटायर हुए तब आपकी सैलरी में हम लोग रैकरिंग अलाउंसेस को शामिल करेंगे, रैकरिंग परक्यूजिट। इसका आपके हिसाब से क्या मतलब निकलना चाहिए? एज एन ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य व्यक्ति की तरह सोचो आप, जिस लास्ट पोस्ट पे आप काम कर रहे थे उस पे आप लास्ट महीने ही आए थे, अब उस समय आपको 20,000 का एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल गया, ठीक है, वो आपको शामिल करना चाहिए क्या? क्यों नहीं कर रहे आप? बस यही रैकरिंग का मतलब है, समझ गए आप? आज से साल भर पहले आपका प्रमोशन हुआ था या कोई अलग तरह का जॉब प्रोफाइल आपको मिला तो उसमें एक अलाउंस जुड़ गया, आज उस पर काम करते करते 8-9 महीने हो गए, अब आप रिटायर हो रहे हो, तो आज आपकी जो हम सैलरी पकड़ेंगे उसमें वो अलाउंस लेना चाहिए कि लेना चाहिए? 8-9 महीने से मिल रहा है आपको, डिपेंड कैसे करेगा? डिपेंड किस बात पर डिपेंड करेगा? नहीं देना चाहे नहीं देना चाहे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? तो सर नौकरी भी तो 2 साल की है आपकी, आपने कितने दिन के पीरियड पे आप हाँ या ना करते, मतलब 12 महीने बाद? पता नहीं, मतलब आपसे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पूछ रहे, एज एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सामान्य व्यक्ति की तरह, आप लॉ पे मत जाओ। टाइम के हिसाब से मतलब कितना टाइम पकड़ना चाहिए रैकरिंग मानने के लिए? 4-5 महीने, नौकरी 2 साल की है, टाइम कैसे डिसाइड करेंगे हम? नहीं कर सकते ना, बस इसीलिए हम लोगों को लॉ में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया। रैकरिंग मतलब जो कई टाइम से मिल रहा है, जो एबनॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात ये, जो एबनॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल नहीं है उसको शामिल करना है बस। बोनस को शामिल नहीं करना, ओवर टाइम को शामिल नहीं करना, कमीशन को भी शामिल नहीं करना, क्योंकि कमीशन जो होता है वो जनरली सेल्स कमीशन होता है, सेल्स के हिसाब से मिलता है, कभी फिक्स नहीं हो सकता, किसी महीने का मिलेगा किसी में नहीं भी मिले, कम सेल है तो नहीं मिला, तो ये फिक्स कंटेंट में नहीं आता। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस को इंक्लूड करना है, कोई और अलाउंस है वो भी एक्सक्लूड करना है। अलाउंसेस और परक्यूजिट के बारे में आपको टैक्स में और ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा, तो उतना डीप में मैं आपको लेके नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे यहां काम का है भी नहीं। अभी आपको बस इतना इंक्लूड करना है, इतना ध्यान रखना है कि सैलरी जो है वो आपको उसमें बेसिक डीए परक्यूजिट शामिल करने हैं और बोनस कमीशन ओवरटाइम नहीं करना। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में 99.999999 जितने आप लगा सकते हो लगा लेना, आपको क्वेश्चन में सैलरी का फिक्स फिगर दिया जाएगा, तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने के लिए कोई नहीं एग्जाम में बोलने वाला कि ये सैलरी है, ये इतना डीए है, ये बोनस है, ये कमीशन है, ये परक्यूजिट है, ये अलाउंसेस है, अब बताओ जोड़ के, ऐसे कोई नहीं बताने वाला, चिंता की कोई बात नहीं है। वो सीधा आपको एक फिगर देगा कि भैया ये सैलरी है, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिखा था ना उस दिन, इस महीने की सैलरी इतनी, पिछले महीने की इतनी। अगर ऐसा कोई फिगर दे दे तो फिर आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, फिर आपको बात ही नहीं करनी इस बात पे कि उसमें से कौन सी सैलरी में कितना बोनस है, क्वेश्चन में दे देगा, काम खत्म। तो ये सब चीजें तो आपको सिर्फ लॉ का प्रोविजन बताना है, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट हाउ विल मेक द कैलकुलेशन इन एग्जाम, कैसे होगा हम लोग, नहीं, कुछ नहीं करना है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर भी आ जाए, फर्ज कीजिए, तो सिंपल है, जिन 4 चीजों को हमने लिखा, 3 चीजों को इंक्लूड करना है वो ले लेना। दिमाग मत लगाना कौन सा परक्यूजिट है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा ना, क्वेश्चन में तो तुमको डिसाइड करने के लिए बोला नहीं, उसने बोला ये बेसिक सैलरी है, ये परक्यूजिट है, ये डी है, जोड़ लो। नीचे दे रखा है बोनस कमीशन, ये नहीं जोड़ना है, इनको हटा देना। मान लो वो कहे कि सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ, जिसमें 3,000 का कमीशन है, 5,000 का ओवर टाइम अलाउंस है, 2,000 का बोनस है, तो ठीक है ना, 50,000 माइनस 3,000 का कमीशन, 5,000 का ओवर टाइम माइनस कर दिया, 2,000 का ये, 10,000 लेस कर दिया, कितना बचा? 40,000, बात खत्म। सिंपल ऐसे निकालना है। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? अच्छे से, तो ज्यादा कोई परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया था वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इसको कॉपी करेंगे फटाफट से। अभी कहां से? ये नोट नंबर 1, 2, इसके नीचे का नोट और ये वाला नोट, जल्दी से कॉपी करें फटाफट से।
जिन लोगों ने कॉपी अपडेटेड है, जिनके पीस रेटेड वाला नहीं है वो भी लिख ले, जरा सा ये पीस रेटेड वाला तो लिख सकते हो अभी। जिनकी कॉपी में अपडेटेड नहीं है वो भी कॉपी खोले, जिनकी कॉपी में अपडेटेड नहीं है वो भी कॉपी खोले, ठीक है। और 2 पेज छोड़ के लिखना चालू कर दें, 2 पेज, जिनकी कॉपी में परसों वाला अपडेटेड नहीं है वो 2 पेज छोड़ के लिखना चालू कर दे अभी फटाफट से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को जो वो लैगिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, वॉइस में लैग हो रहा था, और उसमें वो सही हो गया क्या बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे जल्दी से। हाँ सर, ठीक है, चलो ग्रेट। तो जल्दी से कॉपी कर लो मेरे बेटे, फटाफट से, जल्दी जल्दी से। नोट नंबर 1 लिख लिया सबने? तो नीचे, अरे तो बोलो ना, नीचे करूं फिर मैं? लिखो फटाफट से। बिल्कुल लिखना है, सब लिखना है जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बस इसको छोड़ के, परक्यूजिट और पर्क्स। आप लोग इसमें अपने हिसाब से छांटते तो नहीं हो ना क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है? हाँ फिर ठीक है, नहीं नहीं यहां तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर का अलाउंस में आता है, परक्यूजिट में अगर आ रहा है तो वो एक्सक्लूड करा जाएगा, मतलब इंक्लूड किया जाएगा, मिलेगा। समझा नहीं मैं, किसका? सारे पर्क शामिल करने, खत्म कहानी, इसमें दिमाग नहीं लगाना अपने को। वो तो एम्प्लॉयर चाहता है एक्सक्लूड कर सकता है, बाकी तो सारे इंक्लूड ही करने होते हैं। कोई एबनॉर्मल नेचर का है तो एक्सक्लूड करेंगे, वरना तो इंक्लूड करना ही है। डन सर, गुड। हो गया बेटा? हाँ लिखो लिखो, फटाफट से लिख बेटा, जल्दी लिख, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, और आज में हो नहीं पाएगा तो थोड़ा सा फिर दिक्कत होगी। चलो करेंगे कोशिश। अच्छा एक तो रेडी रहना, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन ही तुम्हारा टेस्ट लूंगा चैप्टर का, टाइम नहीं दूंगा प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन का कोई टाइम नहीं है। और ये कंफर्म है कि इसकी सूचना तुम्हारे घर वालों तक जाएगी, तो सोच समझ के टेस्ट में कमी बेसी रखना, क्योंकि अब इंटर में आती ना घर वाले सीरियस हो जाते हैं, फाउंडेशन में तो घर वाले सीरियसली लेते नहीं, इंटर में आते बच्चों के घर वाले सीरियस हो जाते हैं, बोले बेटा अब तो बड़ी क्लास में आ गई, फिर हम क्या, वो थोड़ा इन्फॉर्म करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो बेटा छुट्टी नहीं करनी है उस दिन, और क्या जी, जब भी खत्म होगा क्या फर्क पड़ता है कब खत्म होगा उस, नहीं मेरे हिसाब से मैं हिसाब लगाता ही नहीं इतने, तो इतने हिसाब तो मैं तनख्वाह में नहीं लगाता। हिसाब क्या लगाना है, सिंपल है, जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसके अगले दिन है,
फिर वही बात, मुझे करना ही नहीं है कुछ भी, मेरे को समझ रहा क्या। अच्छा चलो मान लो मैंने बता दिया अभी 4 दिन और लगेंगे, अब क्या करोगे, स्ट्रेटेजी बताओ मुझे। अगर मैं ये बोलता हूँ 4 दिन और लगेंगे और अगर मैं बोलता हूँ 6 दिन और लगेंगे, नाउ टेल मी द स्ट्रेटेजी। कुछ एक्स्ट्रा फोकस नहीं होता बेटा, कोई एक्स्ट्रा फोकस नहीं होता, फालतू की बातें हैं ये। अगर मैं बोलूंगा ना 4 दिन और लगेंगे तो भी तुम्हारा प्रिपरेशन वैसा ही होगा जैसा होना है, मैं बोल दूंगा 2 दिन तो भी वैसा ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब बेकार की बातें हैं। तुम तो पढ़ाई पे फोकस करो ना, कि रोज पढ़कर आना है, ढंग से पढ़ना है, और हो सके तो पीछे तक का रिवाइज कर लो। पीछे का मतलब पीछे जो हमने पढ़ चुके हैं वो कर लो, एक नजर भर देख लो, खत्म कहानी। उसमें कहा अपने को इतनी माथापच्ची करनी है। मैं तो तुमको इसलिए बता रहा हूं कि तुम अभी से रोज पीछे का देख लोगे तो जिस दिन चैप्टर खत्म होगा अगले दिन टेस्ट की प्रिपरेशन करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। है जी, क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, मैंने ऊपर पीछे एग्जाम्पल करवाए थे ना 3, तो वो एग्जाम्पल इसलिए तो कराए थे कि किस तरह के सवाल बनते हैं, तो उसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी टाइप तो क्वेश्चन सिंपल होता है, उसमें हमें कराने की जरूरत नहीं, सीधा पूछ लिया आपसे व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ग्रेचुटी, हाउ ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो एमसीक्यू ने डिटेल, एमसीक्यू कैसे हुआ, हाउ ग्रेचुटी इज कैलकुलेटेड, एमसीक्यू कैसे होगा, फिर आपको बताना पड़ेगा ना कैलकुलेट कैसे करनी है। पर उसमें मैं आपको क्या बताऊं, मेरे बताने का तो ये है कि अगर केस स्टडी आया या प्रैक्टिकल आया तो कैसा आएगा, तो उसी के लिए तो आपको पीछे क्वेश्चन कराया था कल। तभी तो मैंने आपको अभी बोला ना कि आपको ग्रेचुटी के क्वेश्चन में वो बोनस सैलरी वगैरह में इतनी माथापच्ची नहीं देने वाला है। वो जैसे हमने नहीं लिखा था सैलरी इतनी है, सीधा वैसे दे देगा। तो जो आपको 2-3 एग्जाम्पल कराए थे वो इसलिए कराए थे ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आया तो ऐसा आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो सीधा आ जाएगा, उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, प्रोविजन सीधा लिख कर आना है। अच्छा, लॉ में सबसे अच्छी चीज मालूम है क्या है, लॉ में आपको लैंग्वेज बनाना, ठीक है, वो सबका लफड़ा ही नहीं है, प्रोविजन एज इट इज लिख कर आना होता है। और प्रोविजन में लैंग्वेज नहीं होती है, प्रोविजन में प्रोविजन होता है। यदि प्रोविजन सही है तो भाषा कोई भी हो नंबर पूरे मिलेंगे, प्रोविजन गलत है तुम शानदार अंग्रेजी लिख दो नंबर 0 मिलेंगे। रटना, अरे यार प्रोविजन को रट्टा मारना बोलते होंगे यार, कैसी बातें करते हो यार तुम। अरे यार तुमने यार लॉ की ऐसी की तैसी कर दी, फिर मैनेजमेंट में और लॉ में क्या फर्क रह गया। छापना होता है कि कोई, इसको यार छापना बोलते हैं कि कोई, यार लॉ है बेटा, क्या बोल रहा है तू कुछ भी। ये किसने बोला एज इट, मैंने अभी बोला ना, सुनते ही नहीं ना तुम। अब फिर वही तो बात है, जो दिमाग में आदमी सोच के बैठा उसके बियॉन्ड सुनेगा तो आदमी की समझ में आएगी ना कोई बात। मैंने कहा लॉ का प्रोविजन है, प्रोविजन को लिखना है सही तरीके से, भाषा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोला ना भाषा कुछ भी हो का मतलब क्या है कि छाप के नहीं आना है, भाषा मतलब प्रोविजन सही जाना चाहिए, सामने वाले को उस प्रोविजन से वही मतलब निकलना चाहिए जो है। आपने लैंग्वेज कैसी भी यूज करी हो तो लैंग्वेज के नंबर नहीं मिलते लॉ में। प्रोविजन टेक्निकल वर्ड्स जो है ना वो तो सब आप ग्रेचुटी को किस अपनी भाषा में लिख के दिखाओ। कोई मुझे लॉ में, बच्चे कहते हैं सर हम अपनी भाषा में लिख कर आए, मुझे कोई अपनी भाषा में कंटिन्यूस सर्विसेज को दूसरे नंबर पे लिख के बताओ, क्या इसकी दूसरी भाषा होगी बताओ। 5 years ऑफ सर्विसेज को क्या लिख कर आओगे आप, 5 साल की सर्विस। यार लॉ में अब समझो, देखो सुनी सुनाई बातें मत यूज करो, अपना परसेप्शन यूज मत करो, चीजों को समझ के करो। लॉ में अपनी भाषा जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता यार। बताओ क्या करूं, ग्रेचुटी को मैं ग्रेचुटी बोलूंगा, बेसिक सैलरी को बेसिक सैलरी बोलूंगा, डीए को डीए बोलूंगा, परक्विजिट को परक्विजिट बोलूंगा, 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विसेज को 5 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस बोलूंगा, लीव्स को लीव बोलूंगा। मैटरनिटी लीव को क्या बोलोगे आप, ज्यादा से ज्यादा प्रेगनेंसी लीव बोल दोगे, यही तो हो सकता है, मैटरनिटी लीव प्रेगनेंसी लीव, दैट्स इट, दोनों का मतलब सेम ही निकल रहा है, तो वो आपके नंबर नहीं काटेगा। छापने का मतलब है मैटरनिटी लीव को मैटरनिटी लीव लिख कर आना है। हम कह रहे नहीं, आपको सामने वाले को प्रोविजन का मीनिंग कन्वे करना है। मैंने लिख दिया प्रेगनेंसी लीव, नंबर नहीं काटेगा, आई गारंटी नहीं काटेगा नंबर। अरे किस चीज के नंबर यार, आपको तो टोटल मिलाकर 12 सप्ताह की छुट्टी देनी है, तो अगर मैंने मैटरनिटी को प्रेगनेंसी लीव लिख दिया तो क्या गलत लिख दिया भाई, उसके अंदर क्या लिख दिया गलत, राइट। अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी को मैं आप बताओ दूसरा कोई शब्द, यही तो लॉ की सुंदरता है। रटना भी नहीं पड़ता, उसके बावजूद भी लॉ लैंग्वेज आपकी वही आएगी जो आपने पढ़ी है, और रटना भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में या मैनेजमेंट में या ऑडिट में भी, इवन मेरा ही सब्जेक्ट है, उसमें आपको रटना पड़ता है, क्योंकि उसमें अपने शब्द
बहुत सारे हैं। एक पैरा है, उसको 1 2 3 चारों बच्चे अपनी अपनी भाषा में लिख सकते हैं। लॉ में तुम चाहोगे अपनी भाषा में लिखना तो भी नहीं लिख पाओगे। यह लॉ की सुंदरता है। और अंग्रेजी पे कमांड है, अच्छी बात, नहीं है और भी अच्छी बात। बस इतना सा इंश्योर कर लेना कि जो भी तुम लिख रहे हो उसका मीनिंग वही जाना चाहिए जो समझाया, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। राइट से मैंने बोला कमीशन को एक्सक्लूड करो, अब मैं कैसे लिखूं? मैंने लिखा कमीशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। ये आपने लिखा कमीशन शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सैलरी व्हेन वी आर कंप्यूटिंग ग्रेचुटी। कोई डिफरेंस करके बताए मुझे दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। तो नंबर किस आधार पे काटेगा? काट सकता है क्या? बताओ मुझे, कोई बेसिस बन रहा है क्या? फिर ग्रेचुटी को आपने भी ग्रेचुटी लिखा, मैंने भी ग्रेचुटी लिखा, कमीशन को आपने भी कमीशन लिखा, मैंने भी कमीशन लिखा। आपने लिखा एक्सक्लूड करना है, मैंने कहा इंक्लूड नहीं करना है, नहीं कटेगा नंबर। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलो छाप के आना है, छाप के नहीं आना है, पर मीनिंग वही जाना चाहिए, इंटरप्रिटेशन वही निकलना चाहिए। ठीक है, अभी आओ कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years। अनलेस एन एम्प्लॉय हैज गिवन कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 5 years, ग्रेचुटी इज नॉट पेबल। ये बात हमने पीछे कहा था और तब मैंने अब तक 4-5 बार समझा दिया कि कंटिन्यूस का मतलब लगातार 5 साल नहीं है। कोई भी ऐसे 5 साल पकड़ लेना जिनमें आपने कंटिन्यूस सर्विस दी हो। अब बड़ा मुद्दा यह आता है कि कब यह माना जाएगा कि इस साल मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी है या किसी भी साल में मैंने कंटिन्यूस सर्विस दी है, ऐसा कब माना जाएगा? तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, इससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझा रहा हूं। अगर वो समझ में आ जाए तो ये सारा पढ़ना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और वो लॉजिक है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली काम नहीं है। जितने दिन साल में 365 में से जितने दिन एम्प्लॉयर ने मुझे बुलाया, राइट, मुझे बुलाया मतलब सबको बुलाया, यानी जिस दिन छुट्टी नहीं है उतने दिन आप आए तो आप कंटिन्यूस सर्विस में हो, अदरवाइज नहीं हो। 365 में से सैटरडे संडे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग 5 days, सैटरडे संडे ऑफ, तो 365 में से 104 दिन आपने बुलाया, नहीं बुलाया, तो मैं नहीं आया, तो आप ये बोल सकते हो मैं कंटिन्यूस सर्विस में नहीं था। अरे आपने तो नहीं बुलाया तो मैं नहीं आया, तो 261 दिन। उसमें भी आपने मेरे को 16 दिन की छुट्टी दे दी, दिवाली, होली, राखी बाकी सब मिला मिलूकर, तो 261 माइनस 16 दिन आपने बुलाया तो मैं आया। आप करो 245 दिन, तो यार तो बुलाया है आपने 245 दिन भाई, जब जब बुलाओगे तभी तो आऊंगा, या मुंह उठा के छुट्टी को भी आ जाऊं? नहीं आऊंगा ना। तो अगर मैं 245 दिन आया तो मतलब मैं कंटिन्यूस सर्विस में हूं, बात खत्म। मान लो मैं 245 में से 5 दिन नहीं आया, यानी मैं 240 दिन ही आया, करेक्ट। लेकिन मेरे पिछले सालों की लीव पड़ी हुई है, पिछले साल मैंने काम करा तो मुझे पिछले साल काम करने के बदले में छुट्टी मिलती है छुट्टी। पता है आपको पिछले साल काम करने के बदले में कैसे मिलती है? हर साल, आपको तो पता है, इन लोगों को नहीं पता है। आपको जो नए वाले बैच के बच्चे हैं उनको सुनना ध्यान से, है ना। आप हर साल 20 दिन काम करते हो ना, तो एम्प्लॉयर 1 दिन की आपको फ्री छुट्टी देता है, अगले साल 1 दिन छुट्टी ले लेना। उस दिन काम नहीं करेगा तो भी हम वर्किंग डे मानेंगे, समझ गए आप? उस दिन ये मानेंगे कि आपने उस दिन वर्किंग करी। तो पिछले साल मैंने 245 दिन काम किया था, 250 दिन पिछले साल, तो 250 डिवाइडेड बाय 20 यानी 12 छुट्टियां, 12.5 मान लेता हूं, 12.5 छुट्टियां आप इस साल ले सकते हो एक्स्ट्रा। यानी जो जितने दिन आपको एम्प्लॉयर ने बुलाया उसके अलावा आप 12.5 दिन की छुट्टी और ले सकते हो, और उस छुट्टी का पैसा नहीं कटेगा इस साल। यानी वो छुट्टी पर अगर आप रहे ना तो हम ये मानेंगे कि आप जॉब उस दिन आए थे ऑफिस, ऐसे ही मानेंगे आप ऑफिस आए थे। सब कुछ होगा जब हमने ये मान लिया कि आप उस दिन ऑफिस आए थे, तो इसका मतलब आपको उस दिन की सैलरी भी मिलेगी, उस दिन आपने काम करा ऐसा माना जाएगा। तो पिछले साल मैंने 250 दिन काम करा तो मेरे पास 12.5 छुट्टियां पड़ी हैं। इस साल मैं 245 दिन आया क्योंकि आपने 245 दिन बुलाया, ठीक है, तो मैं कंटिन्यूस सर्विस में हूं। मैं इस साल 238 दिन आया, 7 दिन नहीं है, बुलाया आपने 245 था लेकिन आया मैं 238 दिन। पर पिछले 12.5 छुट्टी पड़ी है तो उनमें से 7 छुट्टी मैंने लगा दी, यहां फिट कर दी। ये 7 दिन मैंने यहां फिट कर दिया, मतलब इन 7 दिनों में आप यही मानोगे मैं आया हूं, समझ गए आप?
तो 245 दिन आप आए, ऐसा आपको मानना है, कंटिन्यूस सर्विस में हूं। आई बस में मान लो कोई व्यक्ति 245 दिन ऑफिस खुलना था और 230 दिन आया, 15 दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मतलब ऑफिस में काम करने के दौरान या फैक्ट्री में काम करने के दौरान चोट लग गई, ऑफिस में काम करने के दौरान चोट लगी है जी, तो छुट्टी देनी पड़ेगी। कोई ऐसा थोड़ी कर रहे हो आप एम्प्लॉय के ऊपर, देनी पड़ेगी छुट्टी। तुम्हारे यहां काम करने के दौरान अगर किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना घटी है, कोई चोट लगी है, तो तुम्हें उसकी छुट्टी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं दी सॉरी आपने छुट्टी दी, वो नहीं आया, तो भी यही मानो वो आया। यानी आप वो अपनी समझो ना, आप इन सब में आप कॉमन चीजें देखोगे, वो अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर रहा है, वो छुट्टी कर रहा है क्योंकि या तो आपने उसको छुट्टी करने का अधिकार दिया है या तो आपकी वजह से छुट्टी कर रहा है। तो आपने 245 दिन बुलाया, वो तो 245 दिन ही आना चाहता था, पर आपके यहां काम करने के दौरान दुर्घटना हो गई तो 15 दिन की छुट्टी ली, तो वो तो उसको देनी पड़ेगी भाई। तो कुल मिलाकर 245 दिन आया ऐसा मानो। कोई महिला मैटरनिटी लीव पर है 12 सप्ताह यानी लगभग 84 डेज, हम आपको छुट्टी देंगे। तो अगर वो 245 दिन में से 170 दिन आई, 245 में से 170 दिन आई, तो 170 और 245 में कितने दिन कम आई? 85 दिन कम आई, राइट। यानी मैं कम कर देता हूं, 180 दिन आई, तो कितने दिन कम आई? 75 दिन कम आई, 75 डेज। कितनी छुट्टी हम देते हैं आपको? 84 डेज। तो आप उन 75 दिन वो काम पर आई है ऐसा मानो, वो नहीं आई लेकिन फिर भी आप मानो, यानी आप मानो वो पूरे 245 डेज आई है। मान लो अगर वो 280 की जगह 265 दिन ही आती, ठीक है, सॉरी 165 दिन ही आती, 180 की जगह 165 दिन, ठीक है, तो हम क्या बोलते? 165 दिन आप आए, 84 डेज आप नहीं आए, लेकिन हम मान लें आप आए क्योंकि मैटरनिटी लीव मिलती है, ठीक है। तो 165 प्लस 84 कितना हो गया? 170 और 240, 239 आएगा शायद मेरे हिसाब से। देना कितना आ रहा है? एक मिनट, 165 प्लस 84 239 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 249 आ रहा है। 165 प्लस 84, बहुत बढ़िया। आना नीचे यार, गलत हो गई क्या कैलकुलेशन? तो 155 दिन आई, नहीं हो गई, कोई बात नहीं, अपन मैथ्स के टीचर थोड़ी ना है। मैथ्स के टीचर होते तो सोचते, तो हो सकती गलती। खुद के मैथ्स में 10th में ना मेरे तो 45 नंबर आए थे, 45 दिन 44 ही थे, तो हमें तो अलाउड है। तो 155 दिन आई और 155 प्लस 84 डेज हमने जोड़ लिया, अब हो गया 239 बस। अब भी तो आप 6 दिन कम आए, अभी 6 दिन कम आए ना, तो फिर हमने देखा पिछले साल की इसकी और छुट्टी पड़ी हुई है, सेट हो गया मामला। मान लो अगर इस साल 140 दिन ही आई, बेटा रुक जा अभी 1 मिनट, मैं कंप्लीट कर लूं मेरा एग्जाम्पल, फिर आप कर, इसी से रिलेटेड पूछ लेना, आपको दिक्कत नहीं है। 140 डेज ही आई, ठीक है, पूरे साल में, और 84 दिन जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आएगा 224, देख सही आएगा ना, कैलकुलेट करके बता, अब तो सही आएगा, अब 224, सिंपल थी ना कैलकुलेशन। और पिछले साल की 6 छुट्टी भी पड़ी है तो वो भी जोड़ लेते हैं, 230 दिन तो हुए फिर भी, यानी आप 245 दिन नहीं आए, तो फिर आपको कंटिन्यूस सर्विस में नहीं माना जाएगा। कैसे माने? आपने छुट्टी ली ना, हमने जो लेजिटिमेट लीव्स हैं वो हम जोड़ लेंगे क्योंकि उसको वर्किंग डेज में माना जाता है, ठीक है। हाँ अब आप बोलिए। 242, वो तो अब कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ग्रेचुइटी का निकाला, 245 दिन नहीं आया ना, एक एक करके चलते हैं ना। 242 हुए, जा रहे हैं वहां पे भी जा रहे हैं, जब सब जा रहे हैं, सब शांति। 242 दिन इस साल आया, ये मानेंगे हम, ठीक है। 3 दिन नहीं आया तो 245 तो पूरे नहीं हो रहे, तो मतलब ये साल कंटिन्यूस सर्विस पे तो नहीं आएगा। अब इसको तो उठा के रख देते साइड में। अब आता है अगले साल कितनी छुट्टी मिलेगी, तो कितने दिन आया इस साल? अरे यार आपने अभी 230 बोला ना, तो मैंने गलत सुन लिया, 233, फिर तो फिर आंसर ही चेंज हो गया। 233 डेज आया, मैं सवाल समझ गया आपका, अब सुनिए आंसर, थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंस से चलो, वरना आप और मैं दोनों लग जाएंगे। 233 डेज आया, 12 छुट्टियां पहले की पड़ी हैं, तो 12 जोड़ लिया, 245 दिन, तो इसका मतलब कंटिन्यूस सर्विस में तो ये तो मुद्दा खत्म। अब इस साल टोटल 245 डेज काम करा उसने, करा ना, तो अगले साल की लीव निकाल लो, 245 डिवाइड बाय 20,
जो भी आ रहा है 245 को 20 से डिवाइड करने के बाद जितनी भी आ रहे हैं उतनी छुट्टी अगले साल मिलेगी उसको, लेकिन वो अगले साल मिलेगी, इस साल नहीं मिलेगी। यानी अगर कोई बंदा ये चाहे, अब आपने तो नहीं पूछा, मैं ऐड कर देता हूं क्वेश्चन आपको, ये सवाल ये तो बहुत बेकार सवाल है, डोंट माइंड, क्योंकि ये बात तो मैं पीछे फैक्टरीज एक्ट में पता नहीं कितनी बार समझा चुका। आपको सवाल क्या पूछना था, आपको सवाल ये पूछना था कि सर मान लीजिए मैं 225 दिन आया, ठीक है, और मेरी 12 छुट्टी बढ़ी है पीछे की, तो 225 और 12 कितने हो गए, 238, करेक्ट, 238 हुए ना, 237, 237 हो गए। अब मेरे को इस साल आना था 245 डेज और मैं 8 दिन कम आया, तो आप मेरा ये कंटिन्यूस सर्विस में नहीं मानोगे। तो मैं इस साल 237 डेज आया हूं, डिवाइड बाय 20 करूं, इसकी जो छुट्टी मिलती है मुझे वो आप अगले साल मत देना, इसी साल एडजस्ट कर दो। ये नहीं कर देना, ये नहीं हो सकता, ये एडजस्ट नहीं कर सकते आप, वो तो अगले साल ही मिलेगी। इस साल 237 डेज की वर्किंग मान लेंगे क्योंकि 12 दिन को भी हम वर्किंग में मान रहे हैं, पर छुट्टी अगले साल ही मिलेगी, तो ये साल तो गया, इसको 5 इयर्स ऑफ वर्किंग में नहीं माना जाएगा। एक दिन भी कम हो जाता ना तो भी नहीं मिलता। इसीलिए सरकारी नौकरी का फायदा है, क्यों भाई, क्योंकि सरकारी नौकरी में आदमी छुट्टी नहीं करता। हाँ, वहां ना बीमार पड़ता, ना कोई घर में मरता, ना कोई पैदा होता, ना कोई शादी होती, ना कोई ब्याह होता, कुछ नहीं होता। वहां के कर्मचारियों की 365 दिन छुट्टी लगती, अटेंडेंस लगती है। जुगाड़, इतना क्या सोच रहा है बेटा, अभी भी समझा नहीं तो कमेंट, सरकास, अरे यार सरकाइज्म समझता नहीं है ये। सरकारी विभाग बोला ना मैंने, सरकारी नौकरी के इसलिए लोग पागल होते हैं, सरकारी नौकरी के लिए पागल क्यों है, क्योंकि 10 से 5 की नौकरी है और बीच में लंच होता है 1-1 घंटे का, सैटरडे संडे ऑफ, और वैसे 50 छुट्टियां, और जिस दिन आप नहीं गए उस दिन भी आप गए। मतलब आप सोचो कितनी आदमी की शादी है आज और भाई ऑफिस में है बताओ यार, यही तो समस्या है, क्योंकि जो क्रॉस चेक कर रहा है वो खुद अपनी शादी के दिन प्रेजेंट था। जो बॉस चेक कर रहा है, बॉस वो कह रहा है मैं भी अपनी शादी के दिन ऑफिस आया तो रात को 9 बजे गया, तो भाई तू फेरों में कब बैठा, तेरी वर्माला कभी, उससे क्या मतलब है बड़ा भयंकर हिसाब किताब है। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के लिए पागल होते हैं, लगे पड़े बुरी तरीके सरकारी नौकरी। सरकारी प्राइवेट में करके दिखाओ ना आप, रेल बन जाएगी। छुट्टी लेना ऐसा लगता है जैसे किडनी मांग लियो बॉस से। तो इसलिए वहां पे लोगों की छुट्टी एक्यूमुलेट होती रहती है, वो बेचारों को एंड में लीव एनकैशमेंट कराना पड़ता है क्योंकि छुट्टी मिली नहीं रही ना। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 30 से ऊपर लीव ले जा सकते हैं अगर बॉस मना करे तो बॉस आपको मना भी नहीं करेगा और छुट्टी लेने भी नहीं देगा, क्योंकि मना करते तो क्या हो जाएगा, 30 से ऊपर छुट्टी एक्यूमुलेट हो जाएंगी और आप लेके जा सकते हो कैरी फॉरवर्ड, लेकिन वो आपको मना भी नहीं करेगा, छुट्टी लेने भी नहीं देगा। काम भी इतना देके जाएगा और डेडलाइन ऐसी देके जाएगा कि आप खुद ही छुट्टी कैंसिल कर दोगे अपनी। इतनी आसानी से 15 लाख नहीं मिलते भाई साहब, अपना खून निचोड़ के देना पड़ता है। आप छुट्टी नहीं बोलेंगे, हाँ छुट्टी ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है परसों तक, बोले सर कल तो छुट्टी पे हूं, उससे मेरे को मतलब नहीं, तू कल छुट्टी पे नहीं है, परसों तक प्रोजेक्ट दे देना, वरना फिर तरसों से आना मत ऑफिस, फिर घर पे बैठना। अब क्या करेगा आदमी, बॉस कह रहा मैंने छुट्टी रिजेक्ट कब करी, अप्रूव्ड है, देख ले सिस्टम में अप्रूव्ड है, तब जाके 15 लाख मिलते हैं, समझ गए। इसलिए अपना बिजनेस खोलना, 100 करोड़ 150 करोड़ सैलरी है, 100 घंटे काम कराइयो। चलो, तो ये एक छोटा सा हमारा कैलकुलेशन है। अब इसी के आधार पे सारा टेबल बनाया, ये सारा ना कैलकुलेशन इसी, और इतना बढ़िया टेबल है ना, मुझे इससे ज्यादा वो अच्छा लगता है, क्योंकि इस वाले में यानी जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें ना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट वाले में उन्होंने एक ऐसा मेथड डाला कि आप बिना कैलकुलेट करे आसानी से निकाल लो। ठीक है, अभी दोनों मेथड पे हम कल चर्चा करेंगे, आज बस बहुत पढ़ लिए।